चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इसके बारे में देखिए नोट्स में क्या लिखा है। फर्स्ट लाइन, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड रेशियल एक्सपेंशन। बोल रहा है नेशनलिज्म का भावना, नेशनलिज्म का जो फीलिंग है लोगों के अंदर या नेशनलिज्म का डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वार और टेरिटरियल एक्सपेंशन से नहीं हो सकता है। फिर आगे दिया, कल्चरल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडियाज ऑफ नेशन। कल्चर जो है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन को बनने में, एक नेशन, एक देश को तैयार करने के लिए। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। ठीक है, बोल रहा कल्चर के बारे में, यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट पे थोड़ा समझिए। कल्चर के बारे में क्या बोला, कल्चर बोल रहा है कि कल्चर के जरिए, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक राष्ट्र को, एक नेशन के आइडिया को क्रिएट करने में। राष्ट्र बनाने के लिए, हमको देश बनाना है तो उसके लिए कल्चर का होना बहुत जरूरी है। और कल्चर को हम कैसे कल्चर में क्या आता है, कल्चर में आता है आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सब क्या हम लोग का कल्चर का एक हिस्सा है। तो बोला है कि आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज के जरिए, म्यूजिक के जरिए अपना कल्चर को शो कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। नेशनलिस्ट के फीलिंग को आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक जो था वो मजबूत करता था, वो उसको व्यक्त करता था लोग दूसरों के सामने में। अब बोला जाए कि नेशनलिस्ट का फीलिंग को आप कैसे व्यक्त कीजिएगा, या तो आप आपकी जगह पिक्चर बनाइए, या तो पोएट्री कीजिएगा, या स्टोरी बताइए कोई बारे में, या गाना बनाइएगा, उसके लिए म्यूजिक बनाइएगा। तो इस सब के तरीके से नेशनलिस्ट का फीलिंग को मजबूत किया जाता है। फिर लिखा है लेटेस्ट लुक रोमांटिज्म। ये रोमांटिज्म क्या है, रोमांटिज्म कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। रोमांटिज्म क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है। ठीक है, एक कल्चरल मूवमेंट को कहा गया है रोमांटिज्म। ठीक है, आगे इसमें फिर दिया है, इसमें क्या होता है, नेशनलिस्ट एक खास तरह का, स्पेशल तरह का लोगों के अंदर में नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप किया था इसके जरिए। रोमांटिज्म के जरिए, रोमांटिज्म क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था, और इसके जरिए क्या किया था, डेवलप किया जाता था लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, डेवलप किया जाता था लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, नेशनलिस्ट की भावना को दूसरों के अंदर जगाया जाता था, डेवलप किया जाता था। अगर जिसके अंदर है तो उसको और डेवलप किया जाता, जिसके अंदर नहीं उसको जगाया जाता था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। किसके जरिए, रोमांटिज्म के जरिए। रोमांटिज्म क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था। फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए लिखा है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट जो था वो क्रिटिसाइज करता था, ज़्यादातर क्रिटिसाइज करता था द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन। कोई तर्क के, कोई रीजन था कि नहीं ऐसा गलत है, ऐसा नहीं, इसका क्रिटिसाइज करता था। साइंस का भी क्रिटिसाइज करता था। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट जो था वो किस चीज़ पे फोकस करते थे, यहाँ पे ध्यान देगा ये क्वेश्चन में। रोमांटिक आर्टिस्ट किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते थे, वो फोकस करते थे इमोशंस पे। इंस्टीट्यूशन को कहा गया, इंस्टीट्यूशन मतलब आपके अंतर का आवाज़ को, आपके अंदर में जो आपके मन में जो फीलिंग चला उसको कहा गया इंस्टीट्यूशन, अंतर्दृष्टि। मिस्ट्रिकल फीलिंग्स, रहस्यमयी भावनाओं को, आपके अंदर जो किसी तरह का कोई फीलिंग्स है जिसको कि आप समझते हैं कि दूसरे के पास नहीं, इस तरह की बात को वो ज़्यादा फोकस करते थे। इन सब चीज़ों को ज़्यादा रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट जो थे, ये सब चीज़ को ज़्यादा निकालते थे ताकि लोग ज़्यादा समझे। तो हम कहते हैं रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे वो किस चीज़ पे ध्यान देते थे, इमोशंस पे ध्यान देते थे, इंस्टीट्यूशंस पे, आपके अंदर की आवाज़ को, आपके अंदर की भावनाओं को, अनमिस्टिकल और मिस्टिकल फीलिंग्स पे ध्यान देते थे। अदर रोमांटिक्स वेयर थ्रू फ्लोक सॉन्ग, फ्लोक पोएट्री एंड फ्लोक डांस। और जो रोमांटिक्स दिखाया जाता था वो फ्लोक सॉन्ग मतलब लोक नृत्य, लोक गीत है, लोक नृत्य है, मतलब लोकल जो डांस होता था, लोकल डांस को कहते थे, सॉरी लोकल गीत को जो हम लोग जैसे बिहार में गाते हैं भोजपुरी ना, भोजपुरी को गाना हुआ तो उसको कहते हैं फ्लोक सॉन्ग। उसी तरह से यहाँ पे बोला है कि फ्लोक सॉन्ग, फ्लोक पोएट्री, फ्लोक डांस जो होता था ये रोमांटिक का मेन चीज था। इसी में लिखा फ्लोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। अगर बोला जाए किसी देश का ट्रू स्पिरिट क्या है, सच्ची आत्मा क्या है उसका, तो वो उसमें बोला जाता था उस देश का अपना फ्लोक सॉन्ग होगा, उसका फ्लोक पोएट्री होगा, फ्लोक डांस होगा। जैसे हम कहेंगे बिहार का ट्रू स्पिरिट क्या है, तो उसका बिहार का अपना जो फ्लोक सॉन्ग है, फ्लोक पोएट्री है, फ्लोक डांस है, ये बिहार का क्या होगा, ट्रू स्पिरिट होगा। तो वही बोल रहा है नेशन, किसी नेशन का ट्रू स्पिरिट होता है फ्लोक पोएट्री, फ्लोक सॉन्ग और फ्लोक डांस। ठीक है, फिर आगे लिखा है नेशनल फीलिंग्स वेयर कीप्ड अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड
लैंग्वेज। नेशनल फीलिंग को जगह रखने के लिए म्यूजिक और लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इधर यहाँ आ जाते हैं। इसमें इतना से बताया, रोमांटिक आर्टिस्ट जनरली क्रिटिसाइज जैसे बता दी हैं। इसमें कुछ चीज़ था जो उसमें नहीं लिखा है, हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस टू शेयर कलेक्टिव हेरिटेज अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। इसका मतलब हुआ एक ग्रुप, मतलब यहाँ पे हिंदी में लिखता है एक साझा सामूहिक विरासत की भावना और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाता है। मतलब आपका जो कॉमन कल्चरल पास्ट था, जो आपका कल्चरल पास्ट है, उसको नेशन का बेस बनाया गया। मतलब कल्चर को ही देखा जा रहा है। नेशन का मतलब हो गया कल्चर अपना नहीं। आपको अगर नेशनलिस्ट का फीलिंग लाना है, रोमांटिज्म कहा गया है, नेशनलिस्ट का फीलिंग लाना, तो आपको अपना कल्चर याद रखना होगा। ठीक है। इसके बाद इसमें दिया है अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हेडर क्लेम्ड दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड among the common people। कॉमन पीपल को वो लोग जर्मनी में क्या कहता था, डास वोल्क कहा जाता, डास वोल्क कहा जाता था कॉमन पीपल को, जर्मनी कॉमन पीपल को। इट वाज फ्लोक सॉन्ग, इट वाज थ्रू फ्लोक सॉन्ग एंड फ्लोक पोएट्री एंड फ्लोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। वो लोग इसको कहा जाता है, नेशन को जर्मन में कहा जाता है वोल्क गेस्ट कहा जाता था राष्ट्र को। नेशन को कहा जाता था वोल्क गेस्ट जर्मन में। वाज पॉपुलराइज्ड, इसका हिंदी हम लोग ज़्यादा अच्छा समझेंगे, इसको देखा है हिंदी में समझते हैं आधे बेहतर होगा। यहाँ पे कह रहा है जर्मन दार्शनिक फिलोसफर योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों, रोमांटिक आर्टिस्ट, ये ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति, ट्रू जर्मन कल्चर, उसके आम लोगों में जो कल्चर है जर्मनी का, जो रियल कल्चर है वो वहाँ के आम लोगों में है। और साथ में लिखता है राष्ट्र की सच्ची आत्मा, एक देश का सच्ची आत्मा, लोकगीत, फ्लोक सॉन्ग, लोक जन का फ्लोक सॉन्ग, फ्लोक डांस, फ्लोक पोएम, इन्हीं सबसे फील हो। मतलब आप अगर कहा अभी बताए ना, फील करना है, दूसरे को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो किसी राष्ट्र का सच्चा आत्मा तो लोकगीत, जनकाव्य, लोक नृत्यों के द्वारा दिखाया जाता है। इसलिए लोक सांस्कृतिक के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण, ये वाला ध्यान में दीजिए, बस इतना से ध्यान दीजिए। लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी राष्ट्र की सच्ची आत्मा, लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्यों से। इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इट वॉज थ्रू फ्लोक सॉन्ग, फ्लोक पोएट्री एंड फ्लोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें आगे में हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि लोक, यहाँ पे लिखा है कि पोलैंड जो था, पोलैंड का डिवीज़न हो गया, पोलैंड को बंटवारा कर दिया गया। 18वीं सेंचुरी के अंत में पोलैंड का बंटवारा हो गया रूस, रसिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा पोलैंड का बंटवारा कर दिया गया। नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखता है ना, इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन partitioned at the end of 18th century by the great powers। पोलैंड का 18th सेंचुरी में पार्टीशन कर दिया गया ग्रेट पावर की, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा पोलैंड का बंटवारा कर दिया। इवन थ्रो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। उसके बाद पोलैंड जो था इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में नहीं जाना था। नेशनल फीलिंग वेयर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। लेकिन पोलैंड में नेशनल फीलिंग जागा हुआ था। नेशनल फीलिंग का वो किस तरीके से जागा हुआ, किस तरीके से बचा हुआ था पोलैंड के अंदर, वो था म्यूजिक और लैंग्वेज के कारण।
वहाँ पे पोलैंड में नेशनल फीलिंग अभी भी बना हुआ था। भले ही वो एक देश नहीं था बंटवारा होने का, लेकिन फिर भी उसके अंदर नेशनल फीलिंग केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। यही बात शायद यहाँ भी लिखा था, नेशनल फीलिंग केप्ट थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। नेशनल फीलिंग हमेशा जागा रहता है, आप जगा सकते हैं म्यूजिक और लैंग्वेज के द्वारा। फिर आगे दिया है इसमें कैरोल 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 कुरपिंस्की जो था वो अपने इस बात को दर्शाने के लिए, वो भी पोलैंड से था, कैरोल कुरपिंस्की, वो से क्या एग्जांपल के तौर पे क्या किया, म्यूजिक और लैंग्वेज का कैसे यूज किया। कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज। नेशनल स्ट्रगल को वो दिखाना चाहा, पोलैंड के लिए नेशनल स्ट्रगल को कैरोल कुरपिंस्की दिखाना चाहा ओपेरा में, म्यूजिक में, टर्निंग में, फोक डांस लाइक पोलनाइज एंड मुजुर्का इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है इसके बारे में। यहाँ पे लिखता है कैरोल कुरपुंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा, मतलब ये पोलैंड का था, ये जो था कैरोल कुरपुंस्की ये पोलैंड किसका था, ये पोलैंड का था। इसने नेशनल स्ट्रगल को दिखाने के लिए, नेशनल पोलैंड का जो नेशनल स्ट्रगल था उसको दिखाने के लिए क्या किया, ओपेरा का यूज किया। ओपेरा एक तरह का गाना है, उसका यूज किया, और म्यूजिक का यूज किया। पोलेनेस और मुजारका, बाद में क्या हुआ, पोलेनेस और मुजारका जो था लोक नृत्य और राष्ट्रीय मुजारका जैसे लोक नृत्यों को, ये जो फ्लोक डांस था पोलेनेस और मुजारका एक फ्लोक डांस था जिसको कि नेशनल सिंबल में बदल गया, पोलैंड का नेशनल सिंबल में बन गया, नेशनल सिंबल नेशनलिस्ट का सिंबल बन गया, पोलैंड के नेशनलिस्ट का सिंबल बन गया पोलेनाइज। एंड मुजारका जो था एक फ्लोक डांस, एक तरह का फ्लोक डांस था, पोलोनाइज और मुजारका फ्लोक डांस था जो कि बाद में चेंज होके बन गया नेशनलिस्ट का सिंबल बन गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, लोगों के अंदर के सेंटिमेंट को, नेशनलिस्ट का सेंटिमेंट को जगाने के लिए लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर रशियन ये एग्जाम्पल एक तरह का दिया हुआ है, समझिएगा नेशनल लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज का क्या रोल है किसी भी देश के लिए, किसी भी तरह के रिवॉल्यूशन के लिए, वो चीज़ में बनता है। तो इसमें दिया है आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वेयर फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वेयर वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। रसिया जब कब्जा कर लिया पोलैंड पे, तो पोलैंड में जितना जगह में पोलिश भाषा बोला जाता था, सब जगह स्कूल से, सभी स्कूल से, सभी जगह से पोलिश भाषा को बैन कर देगा, बोला गया पोलिश भाषा नहीं बोलेगा, अब जब जहाँ भी बोला जाएगा वहाँ रशियन लैंग्वेज ही बोला। एंड द रशियन लैंग्वेज वेयर वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, सब जगह रशियन लैंग्वेज बोलने का ऑर्डर दे दिया गया। इन 1831 एन आर्म्ड रिवोल्यूशन अगेंस्ट रशियन टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। एक बार ट्राई किया गया 1831 में कि जो रशियन लैंग्वेज बोलने के लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा है, इसको दबाया, इसके लिए इसके खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट किया जाए, लेकिन वो रिवॉल्यूशन को, वो विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, आगे इसमें दिया है फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ क्लेर्जी एंड पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। मतलब नेशनल रेजिस्टेंस, राष्ट्र के विरोध में आवाज लगाने के लिए वो लोग क्या क्या बोला कि नहीं हम इस राष्ट्र का विरोध करते, तो बोला कि नहीं हम अब इस जो भाषा का वो नहीं बोलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में उसका नेशनल भाषा है उर्दू, और लोग बोला नहीं हम उर्दू नहीं बोलेंगे, हम मराठी बोलेंगे। वो बोला कि हम राष्ट्र के विरोध में, अगर हमको दिखाना रहे लैंग्वेज के जरिए हम दिखाना चाहिए कि हम राष्ट्र का विरोध करें, किसी देश का विरोध कर रहे हैं, और हम उसी देश का नागरिक हैं, हम मान लेते हैं हम नागरिक है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उर्दू है वहाँ का नेशनल लैंग्वेज, लेकिन हम बोले कि नहीं हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, तो हम कैसे शो करेंगे, वहीं का नागरिक पे लैंग्वेज के जरिए शो कैसे शो करेंगे, तो वहाँ पे हम उर्दू की जगह कुछ और भाषा का यूज करेंगे, जैसे मराठी अगर यूज करने लगे तो बोलेगा कि नहीं ये राष्ट्र के खिलाफ है। यही यहाँ पे बता रहा है। क्लेर्जी जो था, क्लेर्जी इन पोलैंड का क्लेर्जी था, वो वेपन, लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज करना शुरू किया राष्ट्र के विरोध के लिए। फिर आगे दिया है पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजन्स इंस्ट्रक्शंस। पोलिश को यूज किया जाने, पोलिश जो था, पोलिश भाषा को यूज किया जाने लगा
किसी भी तरह का ये क्या बोलते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए पोलिश भाषा का यूज किया जाने लगा। बैन था, लेकिन चर्च में जब लोग जमा होते थे तो वहाँ पे लोग जो ज़्यादातर है पोलिश भाषा का ही यूज करते थे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स, बहुत सारा पादरी और बिशप्स को वेयर पुट इन जेल भेज दिया गया, और कुछ को साइबेरिया में भेज दिया। साइबेरिया सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज, कुछ को जेल भेज दिया गया और कुछ को साइबेरिया भेज दिया गया एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल प्रीच इन रशियन। क्यों भेज दिया गया कि वो रशियन लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे थे, वो लोग पॉलिश लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। द यूज ऑफ पॉलिश कम टू बी सीन एज, यहाँ पे लिखता है द यूज ऑफ पॉलिश कम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। यूज ऑफ पॉलिश कैन बी सीन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल। अगर आप पॉलिश यूज कर रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं कि नहीं, आप पॉलिश भाषा जो था वो रशियन के खिलाफ शो करने लगा, रशियन के खिलाफ है। अगर आप पॉलिश भाषा यूज कर रहे थे, ये बात हो रहा है 1831 का, ये बात हो रहा है 1831 में। 1831 में अगर पोलैंड में रशियन भाषा की जगह पॉलिश भाषा को बोला जाता तो मतलब ये देखा था नेशनल वो विरोध कर रहा है, रशियन डोमिनेंस को विरोध कर रहा है, वो रशिया का जो पावर है, रशिया जो रूल कर रहा है, उसको विरोध करते हुए दिखाया गया। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा, हम बताएंगे। यहाँ पे भी लिखा है रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड बाय एवरीवेयर, मेनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी पोलैंड बिगेन टू यूज एज वेपन नेशनल रेजिस्टेंस। एज रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वेयर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटी। रशियन अथॉरिटी के द्वारा बहुत सारे प्रीस्ट और बिशप्स को जेल भेजा गया और साइबेरिया भेजा गया। क्यों, आप किस चीज़ का पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे थे। इसमें देखिए ये चीज़ हम जो पिक्चर भेजे हैं, ये वाला पीडीएफ में, यहाँ पे देखिए रोमांटिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं क्या क्या लिखा है इसके बारे में। राष्ट्रवाद के विकास के राष्ट्रवाद का मतलब हुआ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के विकास में रोमानीवाद, रोमांटिज्म को कहते हैं, रोमानीवाद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रोमानीवाद रोमांटिज्म के अंतर्गत राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए संस्कृति का सहारा लिया गया है। रोमांटिज्म के बोलता है, रोमांटिज्म क्या है, रोमांटिज्म के अंतर्गत, रोमांटिज्म के अंडर में क्या आता है, नेशनलिस्ट के फीलिंग को जगाने के लिए कल्चर का सहारा लिया था। बताया था कल्चरल मूवमेंट होता है। उसके बाद लिखा है रोमांटिज्म क्या बन गया, एक बाद में एक कल्चरल मूवमेंट बन गया। उसके बाद दिया है कि आर्ट, कला साहित्य संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास हुआ। ठीक है, आर्ट, सॉन्ग, लैंग्वेज के माध्यम से नेशनलिस्ट की फीलिंग को एक्सप्रेस करने का जो तरीका हुआ उसी को कहा गया रोमांटिज्म। आगे इसमें दिया है, इसे बताए हुए थे, फिर पढ़ देते हैं। उन लोगों ने भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी रोमांटिक जो पोएट थे वो किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते थे, भावना पे, अंतर्दृष्टि, इंसाइट पे, इमोशन, इंसाइट एंड मिस्ट्रिकल फीलिंग्स पे ज़्यादा देते थे। सामूहिक विरासत और संस्कृति को राष्ट्र का आधार बनाने का प्रयास किया गया। जो किसी का सामूहिक विरासत और संस्कृति था, किसी देश का जो संस्कृति था, पुराना संस्कृति, उस या फिर सामूहिक विरासत का मतलब उस देश का बहुत बड़ा ग्रुप, जैसे इंडिया में बहुत बड़ा ग्रुप हिंदू है, उसको लेके और उसका संस्कृति को लेके राष्ट्र बनाने का, एक देश बनाने का प्रयास किया जाने लगा। लोक कथाओं, फ्लोक टेल्स, लैंग्वेज, सॉन्ग्स का सहारा लेके जर्मनी और पोलैंड ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब बोलते हैं जर्मनी और पोलैंड में नेशनलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया, फ्लोक टेल्स, लैंग्वेज, म्यूजिक के द्वारा उसको बढ़ावा दिया गया, नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, चित्रकला, पेंटिंग्स में नारी को, वुमेन्स को नेशनलिज्म के प्रतीक के रूप में, नेशनलिज्म के सिंबल के रूप में ड्रॉ किया गया। जैसे कि फ्रांस में मरियन जो है और जर्मनी में जर्मेनिया। फ्रांस में मरियन को दिखाया गया नेशनलिज्म का सिंबल में, और जर्मनी में जर्मेनिया को दिखाया गया नेशनलिज्म के। ये जर्मेनिया और मरियन ये दोनों लेडीज का नाम है, एक वुमेन का नाम है, जो कि जो शो करती है नेशनलिज्म को। इसी तरह का इसमें सब चीज़ है। इधर अगर उदारवाद के बारे में पढ़ना है, लिबरलिज्म के बारे में पढ़ना है तो इसमें पढ़ सकते हैं। ज़ोल्वेराइन के बारे में भी है, देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो इसमें समझ सकते हैं। आगे कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछिएगा, बताएंगे।